Ratna Bhushan, a friend, motivator, and guide to IS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASG. ASG IS believe in quality, commitment, and success. Current affairs program, that is CAP. It is today 4th June 2020. Important facts of today's news. Source: The Hindu, Navbharat Times. Listening is very powerful. दोस्तों, जो फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं 5 टाइम्स रिपीट करूंगा, जिसे आप जरूर नोट करें। एक अलग से नोटबुक बना लें और नोट करते जाएं। एंड काइंडली लिसन आफ्टर 9:31 PM। थैंक यू। इंडिया या भारत पर सरकार के पास भेजा। इंडिया या भारत पर सरकार के पास भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में इंडिया की जगह भारत नाम रखने के लिए संविधान में संशोधन की याचिका में दखल से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को संबंधित मंत्रालय के सामने भेजी जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए सरकार के सामने ही मांग रखे। चीफ जस्टिस बोले, संविधान में साफ लिखा है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे। बहुत सारे बच्चों को हमारे देश के चीफ जस्टिस का नाम पता नहीं है, तो कृपया कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की बेंच ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में कोर्ट को क्यों अप्रोच किया है, जबकि संविधान में साफ लिखा है कि इंडिया, जो कि भारत है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए। जब याचिकाकर्ता ने लगातार ये दलील रखी और सुप्रीम कोर्ट का रुख याचिका सुनने के लिए नहीं दिखा, तो याचिकाकर्ता ने कहा कि इस याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर संबंधित मंत्रालय के सामने भेजने की इजाज़त दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी। कोर्ट ने कहा संविधान में भी भारत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि संविधान में भी भारत नाम लिखा है इंडिया, दैट इज़ भारत। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप संबंधित मंत्रालय के सामने अपना प्रतिवेदन दें और सरकार को संतुष्ट करें। आर्टिकल में बदलाव के लिए दी थी याचिका में कहा गया था कि संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव किया जाए। इसके तहत है, इसमें भारत या हिंदुस्तान दर्ज होना चाहिए। याचिका में कहा गया कि आर्टिकल 1 में इंडिया का इस्तेमाल है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत अमेरिका के करीबी से भी घबरा रहा चीन। इस आर्टिकल को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। पूनम पांडे जी ने लिखा है, भारत अमेरिका के करीबी से भी घबरा रहा है चीन। ईस्टर्न लद्दाख में पिछले 1 महीने से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चीन और भारत के सैनिकों के बीच कुछ तनातनी हुई, लेकिन इसे उसी वक्त LAC पर होने वाली सामान्य झड़प माना गया। 5 मई की रात फिर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस बार मारपीट और पत्थरबाजी में दोनों की तरफ से काफ़ी सैनिक घायल हुए। तब भी यह नहीं लग रहा था कि यह झड़प कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन इसके बाद LAC में चीन के सैनिकों और सैन्य साजो सामान की संख्या लगातार बढ़ाने लगी। ईस्टर्न लद्दाख में ही LAC के पास चीन ने 5000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए। इसके बाद भारत की तरफ से भी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। 2017 में जब डोकलाम में 73 दिनों का गतिरोध चला, तब भारत ने यह दिखा दिया था कि वह चीन के आगे जरा भी झुकने वाला नहीं है। तब तक चीन को यह लगता था कि LAC पर भारत के सुपीरियर है, क्योंकि उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कहीं बेहतर था। लेकिन भारत ने इस कमी को दूर करने के लिए पिछले कुछ सालों में लगातार काम किया है। डोकलाम स्टैंड ऑफ गतिरोध के बाद चीन की LAC पर रणनीति भी बदलती दिखी। चिंता की वजह, चीनी सेना ने LAC के पास अपने सैनिकों के ट्रेनिंग में भी भारी इजाफा किया। उसने ऐसी ट्रेनिंग शुरू की जो पहले कभी नहीं हुई थी। 2018 में सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर में ही ट्रेनिंग के करीब 400 सेशन हुए। वहीं 2019 में अप्रैल तक ट्रेनिंग के करीब 470 सेशन हुए। आर्मी सूत्रों के मुताबिक पहले LAC के पास कभी भी चीनी सेना भी इस तरह ट्रेनिंग नहीं दिखी। 2017 में हुए डोकलाम विवाद के बाद चीन सेना ने न सिर्फ कड़ी ट्रेनिंग शुरू की, बल्कि जो इसमें असफल रहे उन सैनिकों को सजा भी दी गई और सजा के तौर पर उन्हें वापस भेजा गया। यह ट्रेनिंग उन इलाकों में ज़्यादा की गई जहां दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं। इससे साफ हो गया कि यह माइंड गेम का हिस्सा है। भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण हमेशा ही भारत का एक मजबूत पक्ष रहा है। डोकलाम विवाद के बाद भारत की इस ताकत का एहसास होने के बाद चीन की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि यह ट्रेनिंग पर जोर दे रहा है। इसके अलावा चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हुई कई ट्राइबल विलेज भी बना लिए हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA इसका इस्तेमाल सिविल आबादी के बीच में अपनी आर्मी को रखने के लिए कर सकती है। चीन की आर्मी ने इनकी कनेक्टिविटी भी अच्छी करने शुरू किया और इसके आसपास ऑब्जर्वेशन टावर भी नोटिस किए गए। ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे स्टैंड ऑफ के जानकार
इसे चीन के दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। एक तो चीन एलएसी पर बदलती मिलिट्री डायनामिक्स से परेशान है, क्योंकि भारत लगातार उस गैप को कम कर रहा है और वह कमियां दूर कर रहा है, जिसकी वजह से चीन खुद को एलएसी पर हावी मानता था। दूसरे, चीन को यह भी डर सता रहा है कि अमेरिका और भारत में के लगातार बेहतर हो रहे रिश्तों के बीच चीन के खिलाफ भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा। चीन की यह चिंता साफ साफ दिख रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में लिखा है कि भारत को अमेरिका चीन के बीच जारी कोल्ड वार में शामिल होने के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। भारत चीन की चिंता एलएसी पर उसके कम होते दबाव के साथ ही आर्थिक और पर होने वाले नुकसान को संभालने की है। चीन एलएसी पर आक्रामक रवैया दिखाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। कूटनीति ही सहारा। ईस्टर्न लद्दाख में पैगोंग त्सो लेक के किनारे के पहाड़ी इलाके में 8 पहाड़ हैं। पहाड़ों के इन इलाकों अलग अलग उभारों को फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक नाम दिया गया है। भारत का दावा है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका भारत का है, जबकि चीन फिंगर 8 से फिंगर 2 तक का इलाका अपना मानता है। फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच भारतीय सेना का कैंप और चीनी सैनिकों का कैंप फिंगर 8 के पीछे है। फिंगर 2 से फिंगर 8 तक के एरिया में दोनों देशों के अपने परसेप्शन है। चीन ने फिंगर 4 तक सड़क बनाई हुई है, जबकि भारत के सैनिकों को यहाँ और इससे आगे पैदल की गश्त लगानी होती है। भारत सैनिक फिंगर 4, फिंगर 5 और इससे आगे तक लगातार गश्त करते रहे हैं। एलएसी को लेकर अलग अलग दावे होने की वजह से चीन के सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब चीन के सैनिक गश्त करते हैं तो भारतीय सैनिक उन्हें रोकते हैं। कई बार गश्त अलग अलग वक्त में होती है, जबकि सामना हो जाता है तो कई बार झड़प भी हो जाती है। अभी चीन के सैनिक फिंगर 4 के आसपास आकर डटे हैं। जानकारों का कहना है कि चीन क्लेम लाइन को बदलने की कोशिश कर रहा है और भारत के दावे वाले इलाके में खुद आगे तक अपना कब्जा करना चाहता है। चीन की कोशिश है कि भारत फिंगर 4 से आगे गश्त ना करे। गतिरोध खत्म करने के लिए मिलिट्री स्तर पर कई बार मीटिंग हो चुकी है। 6 जून को फिर मीटिंग होनी है, लेकिन इस बार का तनाव मिलिट्री स्तर पर बातचीत से सुलझता नहीं दिख रहा। चीन की मंशा दबाव बनाने की साथ ही भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ जाने से रोकने की भी है। इसलिए इस तनाव का समाधान डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत से ही निकल सकता है। हल किए जा रहे हैं लंबे समय से अटके मुद्दे। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर चुकी है। 2019 का जनादेश ऐतिहासिक था। इस आर्टिकल को लिखने वाले व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई जी। ऐसा जनादेश आत्मविश्वास तो देता ही है, साथ में कई चुनौतियां भी लेकर आता है। पहले कार्यकाल में सरकार ने पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने वाले कई संरचनात्मक बदलावों को अंजाम दिया, जिनके चलते धन की केंद्रीकृत प्रवृत्ति, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सामाजिक वितरण तंत्र में रिसाव और कर संग्रह में अनियमितता बीती बात चुकी है। मोदी जी ने कभी खुद को केवल प्रबंधन करने तक सीमित नहीं रखा। चुनौतियों को हमेशा अवसर मानकर उन्होंने हर अवसर को दृढ़ता से सामना किया। विचारधारा को प्राथमिकता। इस लिहाज से देखें तो दूसरे कार्यकाल का यह पहला साल भी कम विकट नहीं रहा। सरकार का ध्यान जीवन यापन में सुगमता लाने और अर्थव्यवस्था को औपचारिकता प्रदान करने पर अधिक रहा। इस वर्ष विचारधारा को अन्य चीज़ों पर वरीयता प्राप्त हुई। अमित शाह जी ने ठीक ही कहा था कि हम दूसरे कार्यकाल में केवल शासन के लिए नहीं, भारत के दीर्घकाल मुद्दों को हल करने के लिए चुने गए हैं। ऐसी कुछ ऐतिहासिक समस्याओं से भारत त्रस्त था। अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रक्रिया के रूप में लाया गया था, पर वह हमें हमेशा रूप में परेशान करा। जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न होने के बाद हम दोहराते रहे थे, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग थी। मोदी सरकार ने इसे एक झटके में हटा दिया। लोग चकित थे कि हम इतने वर्षों से इंतजार क्यों कर रहे थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम CA लाना, रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठाना और NRC राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर काम शुरू करना बात है। इस सरकार के लिए भारत राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। इस कार्यकाल का दूसरा बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रोडमैप तैयार करने के लिहाज से मील का पत्थर है। इस बजट में आर्थिक विकास के तहत सरकार ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे तकनीकी केंद्रों, बिजली और अक्षय ऊर्जा, कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे का ध्यान रखा। वित्त मंत्री ने केंद्र, राज्य और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से वित्त पोषण के लिए 6,500 परियोजनाओं की पहचान करने वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 103 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े तंत्र को स्वरूप दिया। व्यापक धन सृजन, व्यावसायिक नीतियों और न्यूनतम
सरकारी हस्तक्षेप पर केंद्रित इस बजट पर में करदाता के अधिकार चार्टर के रूप में प्रशासन के भीतर जवाबदेही लाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी शामिल है। करदाता के अधिकार का प्रावधान दुनिया भर के केवल 3 देशों में मौजूद है। कारपोरेट करों में 25% कमी करने, कंपनी अधिनियम 2013 में व्यापक बदलाव लाने, घरेलू इकाइयों की सुरक्षा के लिए RCEP समझौते पर हस्ताक्षर से करने इनकार, आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA पे पुनर्विचार करने और 8 खंडों में आयात शुल्क बढ़ाने जैसे कदम उद्योगों को अनुचित वैश्विक प्रतिस्पर्धा हमले से बचाने के लिए उठाए गए हैं। Now the important fact about Hindu newspaper, in Himalayan stardom stare down the dilemmas for Delhi. This article was written by in Hindu newspaper by Happy Mohan Jacob. The time has come for India to checkmate China's aggression, even the backdrop of maintaining robust economic ties. The growing number of reports about that Chinese troops are crossing the disputed line of actual control LAC with India in the Ladakh region, neither acknowledged nor denied by the Indian government, as it indicate a new age of the Chinese territorial aggression against India. While there are around 400 transgressions face off each year on average along the LAC, the recent spate of the territorial transgressions by the People's Liberation Army PLA is unprecedented in its scope and manner, even as the independent accounts point out the Chinese troops are yet to withdraw from the aggressed territories traditionally considered by both sides to be on the Indian side of the LAC and restore status quo ante. Chinese officials have gone ahead and stated that situation is in India-China border over stable and controllable. Is all well between the two nuclear armed adversaries. If the mounting evidence of the Chinese territorial aggression against India is even partly accurate, and there is no reason to believe they are not, the Narendra Modi government is left with the two basic choices: accept territorial loss as a fait accompli or force or negotiate a reversal to status quo ante, and unless, of course, the PLA unilaterally withdraws.